बिगड़ रहे हैं, ठीक है, कई हवालों से बिगड़ रहे हैं, पूरे खत्ते के, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के। और पाकिस्तान में मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि पाकिस्तान में अभी मैं असद उमर साहब हमारे इंतहाई मोहतरम हैं, उनकी बात सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में मुल्क के बड़े शहर बंद हो सकते हैं। अब ये मत बताइएगा कि पाकिस्तान में ऑक्सीजन की हॉस्पिटल्स में कमी होने जा रही है, ये मत कहिएगा। और ये भी मत बताइएगा कि, ये भी मुझे मत बताएं हुकूमत कि पाकिस्तान में वेरिएंट आ गया है, ये भी मैं नहीं सुनना चाह रहा, ठीक है ना, कि 50% कराची में जो केसेस आए हैं वो नए वेरिएंट के हैं, ये भी नहीं सुनना चाह रहा। मैं ये सुनना चाह रहा हूं कि आपने मीम में से शीन निकाली है या नहीं निकाली। मीम में से शीन निकाल रहे थे आप, वो वहां लगा हुआ था, तो आप यहां क्या कर रहे थे? शहर बंद करने जा रहे हैं आप, ये आपने हल निकाला है, ठीक है। आपने वैक्सीन कितने लोगों को, 147 साल लगेंगे पाकिस्तान में, 147 साल या 137 साल जिस स्पीड से वैक्सीन लग रही है, ठीक है। और ये भी मत बताइएगा कि 90% कई बड़े शहरों के अंदर 80 से 90% वेंटिलेटर्स खत्म हो गए, ये भी मत बताए हुकूमत, ये भी मत बताए। मुझे मीम से शीन निकाल के बता दें, और पैसा कितना वापस लाए, और क्या हुआ, और एनआरओ किसको क्या, ये बताएं, और चीनी की कीमत पे क्या हुआ, और ये पाकिस्तान के अंदर हंगामी हालात खड़े होने जा रहे हैं, ये मैं इनसे नहीं सुनना चाह रहा, ये इनसे बिल्कुल नहीं सुनना, ना ना ना, ये मीम में से शीन निकाल के मुझे दिखा दें, ठीक है। और ये बताएं कि पैसा कितना लेकर आए, और ये भी ना बताएं कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग की स्कीम है वो क्या है। वो ये है कि बैंकों से, रियासत मदीना है ना हमारी माशाल्लाह, तो रियासत मदीना में आज ये पता चल रहा है कि जनाब वो क्या है, वो स्कीम ये है कि जी मैं बैंक से कर्जा लूंगा, वो मुख्तलिफ हमारी बिल्डिंग सोसाइटी HSBC बना हुआ है बरसा बरस से, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है। तो बात यह कि मैं बैंकों से कर्जा लूंगा, और बैंक मुझे कर्जा देंगे, और उस पर वो बैंक सूद लेंगे, ठीक है, और फिर मैं किस्तों के ऊपर एक घर दूंगा, और ये छोटा घर होगा, लेकिन मैं बैंक से लूंगा, मतलब मुझे हुकूमत नहीं पैसा दे रही उसमें, मतलब हुकूमत बैंकों से कहेगी, तो बैंक होगा। सूद कहां से आ गया रियासत मदीना में? अगर सूद है तो रियासत में, अच्छा सुने ना आप, मैं तो आज वजीर आजम साहब ने कहा कि वो अभी बैंकों के सरबराहों से बात कर रहे हैं कि वो आम लोगों को भी सूद पे पैसे दें, ताकि वो भी जाके किस्तों में, और फिर किस्तों में बैंक को सूद जाएगा, वो कम होगा, वो 0% होगा या 1% होगा, 2% होगा, या मुफ्त होगा, क्या होगा अल्लाह जानता है। तो ये 50 लाख घर जो हैं, ये मुख्तलिफ जो हमारी बिल्डर सोसाइटीज़ हैं और बिल्डर्स हैं, जो कि हुकूमत के ज़ाहिर है कि खान साहब के उन्होंने अच्छा किया कि इस बिल्डिंग इंडस्ट्री को जिंदा रखा ताकि मजदूरों को काम होता रहा। लेकिन मसला ये कि इसको बस यहाँ बस कर दें, बस इसको रोक देना कि 50 लाख घर, लोग पूछ रहे हैं 50 लाख घर किधर है? भाई घर ये है कि जब बैंक से कर्जा ले लें, जाके कर्जे से घर बना लें, ये तो चल रही, तो ये तो पिछले 72 साल से हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, ये तो बैंक से कर्जा लेते हैं, आप घर बना लेते हैं, मॉर्गेज। तो ये कौन सी चीज है? ये तो प्राइवेट सोसाइटीज है ना, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके प्रोजेक्ट में नया पाकिस्तान कहां से आ गया? क्या खास बात है डॉक्टर साहब इसमें? खास पाकिस्तान मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। छोटे घर है, कोई बड़े घर विलाज होते हैं, कोई यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं फार्म हाउसेज होते हैं, कोई डबल ट्रिपल फार्म हाउसेज होते हैं, कोई फ्लैट होते हैं, कोई छोटे से घर होंगे, उनको भी सबको मिलेंगे, लेकिन वो किनको मिलेंगे? वो जिनको बैंक कर्जा देगा कम, ओ भाई इसको इधर ही रोक दें जरा। उनका हुकूमत बना रही है, हुकूमत का क्या कहते हैं वजारत तामीरात के अंडर ये बन रहा है। प्राइवेट बिल्डर्स की सोसाइटीज है, वो बेचारे जो पहले भी काम करते थे मजदूर वहां पे, उनका सीमेंट प्रोजेक्ट अच्छा है, इंडस्ट्री नहीं रुकी, मगर ये लोगों को तासुर क्यों दे रहे हैं कि मुफ्त घर मिल रहे हैं 50 लाख? मतलब ऐसा थोड़ी हो रहा है, मतलब यानी कि मुफ्त घर नहीं मिल रहे, अब कर्जा दिया जाएगा। नहीं, यही है, शुरू से यही है ना, उसको बात हर एक को घर मिलेगा, हर पाकिस्तानी को। भाई ये पहले वो हाउस बिल्ड पता नहीं किस साल में बना था ये, इसको बस इधर ही रोक दें। HSBC जो है वो बात ये है कि वो ये तो कर्जा ले के वहां से, अच्छा लोग पूछे जाओ, आज मैंने किसी को कहा, वो कहता है जी मैं तो धक्के खा रहा हूं। मैं क्या कहते हैं मुझे 50 लाख घर में? मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? कहते हैं वो बैंक वाले, तो मैं गया हूं तो उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहाँ से, हम तो कर्जा देंगे, तो शरायत सूद देंगे, तो ये हुआ वो का। अच्छा तो इसको जरा इमरजेंसी भी हालात क्या है, मीम से शीन ये वो, ये बस काफी हो गया, पैसा भी आ गया लूटा हुआ अरबों रुपए का, एनआरओ भी नहीं दे रहे। मतलब खान साहब मुझे एक्चुअली असल में मसला ये है कि जो अब देखिए ना, आज वो सियासी जमात है,
जी। शेख रशीद साहब ने ऐलान किया कि सियासी जमात है, तो फिर क्या था ये पिछले हफ्ता? मतलब कोई कुछ चीज समझ में आ जाए ना, अगर इनके अपने समझ में आ जाए मुझे तो फिर मुझे समझाते हो तब से, मतलब वो तहरीक लब्बैक का कदम नहीं है, वो सियासी जमात है, शेख रशीद साहब ने कहा है। तो फिर ये सारा क्या स्यापा है? और ये इसमें अब जनाब ये मीम से शीन और रियासत की रेट का चैलेंज और फलां और ये कलदम और ये कलदम नहीं, और ये जो तकारीर लंबी लंबी, लगता है कि आदमी पता नहीं तकरीर सुन रहा है किसी की, या रमजान ट्रांसमिशन में बैठा हुआ है, मतलब ऐसे होगा इस्लाम तो ऐसे होगा रमजान, अजीब और गरीब किस्म के बातें इनकी। मैं तो हैरान हूं कि वजीर आजम साहब के पास किस किस्म की इतलातें और कौन से लोग हैं और क्या प्रायोरिटीज हैं मुल्क की। तो बात ये सारी कि इसको और IMF ने आज एक नई खबर सुनाई है, वो शौकत तरीन साहब जरा कहीं बात करें तो बता। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो $6 अरब के कर्ज तोसी सहूलत की दरख्वास्त ही नहीं की। अच्छा, तौसी की दरख्वास्त ही नहीं की। तो वो हफीज शेख किधर गए हैं? हफीज शेख कहां हैं? जहां हो राब्ता करें इसी किसी और उसमें तो प्लेनेट पे तो नहीं है वो, जो ये नासा वासा के, कहां है हफीज शेख? वो बताएं, वो उनसे कहा हमने या नहीं कहा IMF से? और ये भी कहीं ऐसा ना हो कि ये सामने आ जाए कि पिछले साल अद्वियात के अंदर बड़ा जो वजीर आजम साहब को पता ही नहीं चलता अमूमन ऐसी बातों का, कि उनकी टीम बड़ा पैसा खा गई है वैक्सीन के अंदर, ये उसको जो डिले और ये स्पुटनिक की कीमतें ऊपर नीचे करने में बड़ा पैसा खा गई है। जो वेंटिलेटर्स बाहर से आए थे, बड़ा पैसा खा गई है। जो इमदादी फंड जो आए थे, जिन लेबोरेटरीज को टेस्ट दिए गए, और जो खास लेबोरेटरीज से इतना टेस्ट और एक से कराओ तो पॉजिटिव, ये सारे स्कैंडल्स जो हैं, और चीनी और गंदम और ये सारा महंगाई, मैंने कहा मीम से शीन असल में पता नहीं निकली है या नहीं निकली। अभी तो तहरीके लबैक से भी मीम में से शीन निकालने की कोशिश हो रही थी। तो बात यह है कि ये क्या है, ठीक है ना। अब इसको यकीनन अच्छा, असद उमर साहब कहते हैं कि कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही। हाँ, मतलब हुकूमत माशाल्लाह, पार्लियामेंट देखी थी कल, सदर मुमलिकत जो है वो पार्लियामेंट को आज डिजिटलाइज करने का इजलास हो रहा है। इस पार्लियामेंट को डिजिटल बनाएंगे इसको, ठीक है। जहां पे कल जूता पड़ रहा था, शायद खान अब्बासी साहब मोहतरम जूता मारूंगा स्पीकर कौमी असेंबली को, और इससे पहले जो मनाजिर देखने में आए हैं, उधर से मुरासिद खड़े हो जाते हैं, इधर से ये खड़े, इसको वो डिजिटल बनाएंगे सदर मुमलिकत। तो बाकी सारे मसाइल चूंकि हल हो चुके हैं मुल्क के। अच्छा जी, बात यह है कि असद उमर साहब कहते हैं कौम भी संजीदा नहीं है और जिले इंतजामिया भी पूरे मुल्क में इंतजामिया भी संजीदा नहीं है। अच्छा, कौम भी संजीदा नहीं है और इंतजामिया भी संजीदा नहीं है कोविड से निपटने में, और हम शहर बंद कर देंगे, और फिर शहर बंद कर देंगे तो फिर अच्छा। तो बात यह है कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो जरा थोड़ा सा, अब मुझे नहीं पता कहने की, क्योंकि अब तो आ गया ना कि 2-3 दिन के अंदर हम शहर बंद कर सकते हैं सारे। सवाल ये कि क्योंकि जिला इंतजामिया और कौम गैर जिम्मेदारी, हाँ ये तो माशाअल्लाह, ओहो सुभान अल्लाह, क्या पार्लियामेंट है, और क्या उधर बैठे हैं, और क्या शहजादे इधर बैठे हैं, और क्या मतलब ये यहां पर पिम्स के अंदर अब आप देखें कि ये सूरत हाल यहां पर और ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिएट हो रही है। 2-3 दिन में अगर ये शहर बंद होते हैं और केसेस बढ़ते हैं, और ये तो उसके बाद ये आपके ख्याल से ये जिला इंतजामिया की क्या कसूर है? अबे वो बेचारे वो जंडे जूते खा रहे हैं जिला इंतजामिया ने क्या किया, पुलिस वालों ने क्या किया, और वो गैर वो एहतियात से काम नहीं ले, हम जोड़े अच्छा सुभान अल्लाह, सदके जाओ इन सबके सारे जो बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर। तो बात ये सारी कि ये इस तरह ऐसे नहीं होता। ये अगर हुकूमत चलाना कुछ और होता है, रियासत चलाना कुछ और होता है, और ये बच्चे लूडो इससे अच्छा खेल लेते हैं, तो लूडो खेल रहे होते हैं, वो कीड़ी काड़ा बना रहे होते हैं, वो ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं। इस तरह हुकूमतें और रियासतें नहीं चलती जिस तरह यहां चलाने की कोशिश हो रही है इस वक्त तक। एक अजीम चीनी फलसफी है, उनसे किसी ने पूछा कि अगर एक कौम के पास 3 चीजें, इंसाफ, मईशत और दिफा, जरा गौर से सुनिएगा, इंसाफ, मईशत और दिफा 3 चीजें हो किसी कौम के पास, और किसी मजबूरी की वजह से किसी चीज को तर्क करना पड़े, यानी 3 में से किसी एक को, तो उस कौम को क्या चीज तर्क कर देनी चाहिए? आपको पता है उस अजीम चीनी फलसफी का जवाब क्या था? उसने कहा कि दिफा को तर्क कर दो। फिर सवाल हुआ कि अगर बाकी बच जाने वाली 2 चीज़ों यानी इंसाफ और मईशत में से फिर किसी एक को छोड़ना हो तो क्या किया जाए? तो जवाब आया कि मईशत को छोड़ दो।
उस पर जिस शख्स ने सवाल किया वो बहुत हैरान हो गया, जैसे कि आप हैरान हो रहे होंगे नाजरीन। अच्छा, उसने पूछा कि ए अजीम फ़लसफ़ी, ये आप कैसे कह सकते हैं अगर कोई कौम मईशत दिफा को तर्क कर देगी तो क्या भूख से नहीं मर जाएगी? क्या उसके दुश्मन उस पर हमला करके उसका नामो निशान नहीं मिटा देंगे? तो पता है उसने जवाब क्या दिया? उसका जवाब था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, कह रहे हो, बल्कि ऐसा होगा कि इंसाफ की वजह से उस कौम को अपनी हुकूमत पर एतमाद होगा और फिर उस कौम के लोग मईशत कैसे चलाएंगे, दिफा कैसे करेंगे। तो सुनो, अगर माशरे में इंसाफ होगा तो लोग पेट पर पत्थर बांध कर दुश्मन का रास्ता रोक लेंगे। यह है इंसाफ की अहमियत। और इसी हवाले से मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का वो कौल भला कैसे भूल सकता है, जिसमें आपने क्या फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती लेकिन ना इंसाफ़ी की नहीं रह सकती। अदलो इंसाफ़ ही कह लें कि वो पैमाना है जिस पर माशरे की बका का इन्हिसार होता है। इंसाफ किसी भी माशरे का इस्तेहकाम की बुनियाद समझ लें। जो कौमें इंसाफ के रास्ते पर चलती हैं तरक्की की मंजिलें तय करती हैं, सरबुलंदी उनके कदम चूमती है और दुनिया में उनका नाम गूंजता है। इसकी मिसालें दी जाती हैं। और जहाँ इंसाफ को पाँव तले रोन दिया जाए, कानून की घर की बांदी समझा जाए, अमीर के लिए और गरीब के लिए और कानून हो, तनज़्ज़ुल उस कौम का मुकद्दर बन जाती है। अब ऐसी रविश इख्तियार करने वाली जो कौमें हैं वो यकीनी तौर पर ज़वाल के शिकार होंगी ना, उरूज तो नहीं मिल सकता उन्हें। उनकी किस्मत में कह लें कि तबाही और बर्बादी लिख दी जाती, तबाही और बर्बादी। अब आप बड़े बड़े मुल्कों में देख लें जहाँ कह लें कि कानून की हुक्मरानी है, वही मुल्क तरक्की याफ्ते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की याफ्ते आगे हैं। और दूसरी तरफ ये हमारी बदकिस्मती कह लें, बदनसीबी कह लें कि यहाँ कानून की बालादस्ती हमेशा एक ख्वाब रही है, एक ऐसा ख्वाब के जिसकी ताबीर ही नहीं मिल रही।